अलाउद्दीन खिलजी। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका समय जो है 1296 से लेकर 1316 तक रहा था। जिसमें सबसे पहली बात हम उसका प्रारंभिक जीवन जो है किस प्रकार का था उसके बारे में अध्ययन करते हैं। कि कहा जाता है कि अलाउद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन के भाई शिहाबुद्दीन का लड़का था और उसका जन्म 1266-67 में हुआ था। शिहाबुद्दीन जब यंग था तभी कहा जाता है कि उसकी डेथ हो गई थी और उसके चारों पुत्रों के पालन पोषण का भार जो था वो भी जलालुद्दीन पर आ गया था। और अलाउद्दीन की शिक्षा भी उचित व्यवस्था नहीं हो पाई थी और वह निरक्षर ही रह गया। फलतः कहा जाता है कि वह एक कुशल सैनिक बन गया और जलालुद्दीन ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह अपने 2 भतीजों अलाउद्दीन और अल्मास बेग के साथ में कर दिया। और खलजी क्रांति में जलाल के दोनों भतीजों ने भी भाग लिया था। अतः सुल्तान बनने पर अलाउद्दीन को अमीर तुजक का पद दिया गया और मलिक छज्जू के विद्रोह के समय अलाउद्दीन ने अत्यधिक की शूरवीरता का परिचय दिया था और स्वयं अरकली खान ने भी सुल्तान के सामने उसकी प्रशंसा की थी। परिणाम यह निकला कि उसे कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी देकर उसको पुरस्कृत किया गया। जलालुद्दीन अपने भतीजों के प्रति चाहे कहा जाता है कि कितना ही उदार क्यों ना रहा, परंतु उसकी सास मलिका जहान और पत्नी दोनों के उच्चकल व्यवहार और तानों ने उसका दाम्पत्य जीवन जो था वो पूरी तरह से नीरस बना दिया और इसीलिए उसने दिल बहलाने के लिए एक मेहरू नामक प्रेमिका तलाश कर ली। परंतु उसकी पत्नी को जब इस बात का पता चल गया तो एक दिन उसने अलाउद्दीन के सामने मेहरू की पिटाई कर दी और ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने दिल्ली से दूर जाने की योजना बनाई और उसके भाग्य में मलिक छज्जू का विद्रोह जो वो भी उठ खड़ा हुआ और विद्रोह जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद में उसने कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी जो थी वो भी मिल गई और उसने अपनी पत्नी से भी मुक्ति मिल गई, क्योंकि सुल्तान की पुत्री ने राजधानी में रहने का ही फैसला किया था। वह मेहरू को अपने साथ ले गया और अब उसका जीवन सुख और शांति से गुजरने लगा और वह अपनी भावी उन्नति के संबंध में कहा जाता है कि रोज नई योजनाएं बनाने लगा। मलिक छज्जू के पुराने अमीरों तथा सुल्तान से असंतुष्ट अमीरों ने भी उसे उकसाना शुरू कर दिया, परंतु अलाउद्दीन शीघ्र ही इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना की जरूरत होती है और इसके लिए उसे बहुत ज्यादा धन चाहिए। इसलिए 1292 ईस्वी में भिलसा नगर पर उसने आक्रमण किया और वहां से प्राप्त धन से उसने लगभग 8000 घुड़सवारों की एक शक्तिशाली सेना जो उसने तैयार कर ली, जो केवल उसके प्रति निष्ठावान थी। 1296 ईस्वी में उसने सुल्तान से पूछे बिना अत्यधिक गोपनीय ढंग से देवगिरी पर आक्रमण किया और बहुत सारी धन संपदा और हाथियों को उसने वहां से प्राप्त किया और शायद इसी समय उसने दिल्ली का सिंहासन हथियाने की योजना जो वो भी बनाई थी और योजना के अनुसार सुल्तान को कड़ा आने के लिए इन्वाइट किया गया था और जुलाई 1296 ईस्वी में सुल्तान के कड़ा पहुंचने पर उसका वध कर दिया गया और अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें उसने अपने समर्थक जो थे उनको पुरस्कृत किया और अलाउद्दीन के छोटे भाई अल्मास बेग को उलुग खां की उपाधि, मलिक हिजगुद्दीन को जफर खां की, मलिक संजर को अलप खां की और मलिक नुसरत जालंधरी को नुसरत खां की उपाधि दी गई और अन्य अधिकारियों और सैनिकों को भी सोने चांदी के सिक्के जो उनसे पुरस्कृत किया गया था। अब जाहिर है अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पर बैठा और फिर बाद में कहा जाता जब वो बैठा तो कहा जाता है कि उसे बहुत सारी कठिनाइयां जो उनका सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ कठिनाइयां इस प्रकार की थी कि जलालुद्दीन की हत्या कर अलाउद्दीन सुल्तान तो बन गया था, परंतु इस पद को बनाए रखने के लिए उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयां जो उनका सामना करना पड़ा। जिसमें पहली बात थी कि उसने अपने चाचा जो उसकी हत्या की थी, इसलिए वह हत्यारा और अपहरण करता था और भले और विचारवान लोग जो थे उससे घृणा करने लग गए थे। इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि मृत सुल्तान के पुत्र अभी भी जीवित थे और जलालुद्दीन के अधिकांश अमीर भी उसे सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसके साथ ही तीसरी बात यह थी कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी थी और जब तक राजधानी पर उसका अधिकार नहीं हो जाता तब तक उसे सही अर्थों में सुल्तान नहीं माना जा सकता था। और चौथी बात कि मृत सुल्तान की विधवा मलिका जहान ने सिंहासन को रिक्त रखना उचित न समझकर अपने पुत्र कद्र खां को रुकुनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सिंहासन पर बैठाकर उसे सुल्तान घोषित कर दिया था। इसके अलावा उसकी कुछ दूरगामी समस्याएं भी थी कि पश्चिमोत्तर सीमांत की मंगोलों से आक्रमण से सुरक्षा और हिंदू शासकों की शक्ति का दमन करना आदि भी रही थी। कुल मिलाकर परिस्थितियां जो थी वो काफी गंभीर थी, परंतु अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अवसर के अनुकूल सिद्ध हुआ और उसने इन सभी परेशानियां जो उसको दूर कर दिया। अगली बात आती है अलाउद्दीन खिलजी का राजधानी पर अधिकार
कि मलिका जहां द्वारा शासन सूत्र पर कब्जा बनाए रखने की दृष्टि से उसने अपने पुत्र कद्र खां को सिंहासन पर बैठा दिया था। ये हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। और जलालुद्दीन के परिवार में कहा जाता है कि फूट पड़ गई ऐसा करने से, और बड़ा लड़का अर्क अली खां जो कि मुल्तान का सूबेदार था, इससे बहुत ज्यादा क्रोधित और रुष्ट हो गया, क्योंकि बड़ा होने के नाते वह अपने आप को सिंहासन का दावेदार समझता था। अतः उसने मुल्तान में ही रहने और परिवार की सहायता के लिए दिल्ली नहीं जाने का निश्चय कर लिया। और जब जलालुद्दीन को दिल्ली की गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि उसे भय था तो केवल किससे? अर्क अली खां से। और वर्षा ऋतु की कठिनाई से विचलित हुए बिना उसने अविलंब दिल्ली की तरफ कूच कर दिया और मार्ग में नए सैनिकों की भर्ती करता गया। जब वह बदायूं पहुंचा तो उसकी सेना में 56,000 घुड़सवार और 70,000 पैदल सैनिक थे। अलाउद्दीन का मार्ग रोकने के लिए दिल्ली से जो सेना भेजी गई उसके अधिकांश अमीरों को मुंह मांगा सोना देकर अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया, और जलाली अमीरों के पक्ष परिवर्तन ने रुक्नुद्दीन इब्राहिम की स्थिति जो थी उसको कमजोर बना दिया। दूसरी तरफ मलिका जहां के संदेशों के उपरांत भी अर्क अली खां दिल्ली नहीं आया। अंत में सुल्तान रुक्नुद्दीन इब्राहिम ने आगे बढ़कर अलाउद्दीन का सामना करने का निश्चय किया, परंतु युद्ध के पूर्व ही उसके अधिकांश अमीर और सैनिक उसका साथ छोड़कर अलाउद्दीन से जा मिले, और ऐसी स्थिति में सुल्तान अपनी मां मलिका जहां, अहमद चप तथा कुछ अन्य लोगों के साथ मुल्तान की तरफ भाग गया और बिना युद्ध लड़े ही अलाउद्दीन का राजधानी पर अधिकार हो गया। और कुछ दिनों बाद में उसने दिल्ली में दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया, और इस अवसर पर सभी को इतना धन दिया गया कि लोग अलाउद्दीन के इस जघन्य कार्य जो उसको भूल गए। अगली बात आती है कि जलालुद्दीन के पुत्रों का वध, क्योंकि वो उसके लिए समस्या थे। राजधानी दिल्ली पर जब उसका अधिकार हो गया उसके बाद में उसने अपने विरोधी जो है उनकी तरफ से लापरवाह नहीं रहा, बल्कि उनका इलाज करना ठीक समझा। नवंबर 1296 ईस्वी में उसने अपने दो सेनानायक उलुग खां और जफर खां को एक शक्तिशाली सेना के साथ में मुल्तान पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और इन दोनों सेना नायकों को बिना किसी प्रतिरोध के दोनों राजकुमारों अर्क अली खां और कद्र खां, उनकी मां अहमद चप और जलालुद्दीन के मंगोल दामाद उलुग खां को बंदी बनाने में सफलता मिल गई। अलाउद्दीन ने सभी को दिल्ली भिजवाने का आदेश दिया, और हांसी के निकट अर्क अली खां, कद्र खां, अहमद चप और उलुग खां को अलाउद्दीन के आदेश के अंदर अंधा बनाकर, कहा जाता है कि उसके परिवार के अन्य सदस्य जो उनसे अलग कर दिया, और बाद में अर्क अली खां और कद्र खां को उनके पुत्रों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। मलिक जहां तथा अन्य लोगों को नुसरत खां की देखरेख में दिल्ली में बंदी बनाकर रखा गया। फिर बाद में उसने एक टेक्निक और अपनाई, अमीरों से धन वसूली की, कि सिंहासन के दावेदारों तथा उनके समर्थकों को अपनी मार्ग से हटा देने के बाद में उसने उन सभी अमीरों को दंड देने का निश्चय किया जिन्होंने सोने के लोभ से सुल्तान रुक्नुद्दीन इब्राहिम के साथ विश्वासघात किया था, और ये काम वजीर नुसरत खां को सौंपा गया। और नुसरत खां ने नित्य नए तरीके अपनाकर सख्ती के साथ में अमीरों से धन वसूल किया, जिससे राजकोष का मुंह भर गया। और अलाउद्दीन का यह विश्वास था कि ऐसे लोग जो कि एक स्वामी को छोड़कर दूसरे से मिल सकते हैं वे कभी भी विश्वसनीय नहीं हो सकते, और विश्वासघातियों से पहले लाभ उठाना और फिर उन्हें सजा देना अलाउद्दीन का एक सिद्धांत बताया जाता है। अगली बात आती है उसकी विजय अभियान तथा साम्राज्य विस्तार।